तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एंजाइमोलॉजी के बेसिक से एडवांस लेवल तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सीएसआर, नेट, लाइफ साइंस, डीबीटी, जेआरएफ, गेट, आईसीएमआर और जितने भी लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम उनके लिए काफी यूजफुल रहेंगी क्वेश्चंस। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन डिस्कस करूंगी और फिर करेक्ट आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी, ताकि आप सिर्फ आंसर याद ना रखो बल्कि उनकी कंसेप्ट भी समझो। तो अपना स्कोर नोट करते रहना और वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं एंजाइमोलॉजी एमसीक्यूज मैराथन में और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस एमिनेज एक्टिविटी नीड्स द कोएंजाइम। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है एटीपी, ऑप्शन है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट यानी पीएलपी, तीसरा है आपका एफएडी एंड चौथा है आपका एनएडी प्लस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन बी, पैराडॉक्सिल फॉस्फेट यानी पीएलपी। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ट्रांसएमिनेस एंजाइम अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करता है और ये रिएक्शन के लिए पीएलपी कोएंजाइम की जरूरत होती है। पीएलपी विटामिन बी6 का एक्टिव फॉर्म है और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस रीजन की वजह से जो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर्स मेनली इन लीवर, इन विच कंपार्टमेंट। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है साइटोसोल, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है आपका माइक्रोसोम और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यूरिया साइकिल जो बॉडी में टॉक्सिक अमोनिया को नॉन टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करता है, तो उसकी पहले दो रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जो हमारा एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 और ऑर्थोनिल ट्रांस कार्बोमाइलेस, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है और इसके बाद साइकिल की जो रिमेनिंग रिएक्शंस होती है वो साइटोसोल में कंप्लीट होती है। क्योंकि यूरिया के इनिशियल स्टेजेस की साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो साइकिल के लिए इसेंशियल कंपार्टमेंट है, तो इसलिए आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो याद रखना, यूरिया साइकिल इक्वल्स टू लिवर प्लस माइटोकॉन्ड्रिया इनिशियल स्टेप प्लस साइटोसोल लेटर स्टेप्स। अब हम दूसरा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बाई सॉल्ट्स मेक एमल्सिफिकेशन विद फैट्स फॉर द एक्शन ऑफ। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है अमाइलेज, सेकंड है लाइपेज, थर्ड है पेप्सिन, फोर्थ है ट्रिप्सिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइपेजेस। क्यों, ये देखते हैं। तो बाइल सॉल्ट खुद फैट्स को डाइजेस्ट नहीं करते बल्कि लार्ज फैट ग्लोबुल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, जिसे हम एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में फैट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम इन्हीं सरफेस पैंक्रियाटिक लाइपेजेस एंजाइम इन्हीं इंक्रीज सरफेस एरिया पर इफेक्टली एक्ट करते हैं और ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड या और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर बाइल सॉल्ट नहीं होगा तो लाइपेज फैट को इफेक्टिवली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, लाइपेजेस। तो बाइसॉल्ट्स क्या करते हैं, बाइसॉल्ट्स हमारे एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, लाइपेजेस हमारे डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को। अगर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ टीसी साइकिल एक्सेप्ट, फर्स्ट ऑप्शन है मेलेट, सेकंड ऑप्शन है पायरुवेट, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सैलोएसीटेट, फोर्थ ऑप्शन है फ्यूमिडेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, पायरुवेट। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टीसी साइकिल, जिसे क्रैब साइकिल या सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सुसनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट है। मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट और फ्यूमरेट डायरेक्टली टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट्स हैं, लेकिन पायरुवेट टीसी साइकिल का इंटरमीडिएट नहीं है। ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट को हम पायरुवेट बोलते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट पायरुवेट को पहले माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है और ये एसिटाइल कोएंजाइम फिर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है। तो ये टीसी साइकिल को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जो हमारा पायरुवेट है वो इंटरमीडिएट नहीं है टीसी साइकिल का, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। In conversion of lactate into glucose, three reaction of glycolysis are circumvented. Which enzyme does not participate? तो हमारा ऑप्शन है पायरुवेट कार्बोजाइलेज, सेकंड है हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, थर्ड है हमारा पायरुवेट काइनेज, फोर्थ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा पायरुवेट काइनेज। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेट से ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्स पाथवे नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के तीन रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। इन रिएक्शन को बाईपास करने के लिए ग्लूकोजेनेसिस में स्पेशल एंजाइम यूज होते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारा पायरुवेट कार्बोजाइलेज, जो पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड हमारा पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, जो ऑक्सैलो एसीटेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पायरुवेट काइनेज ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। इसलिए ग्लाइकोजेनेसिस में जो मेन एंजाइम यूज होता है उसकी रिएक्शन को पायरुवेट कार्बोक्साइलेज और
पीईपी कार्बोक्सी काइनेज बाईपास करते हैं। तो इसलिए जो पायरुवेट काइनेज है वो ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम है और वो ग्लूकोजेनेसिस में यूज नहीं होता। इन नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट ऑफ ह्यूमन मोस्ट ग्लूकोज इज कंज्यूम बाय फर्स्ट लिवर, सेकंड ब्रेन, थर्ड हमारा एडिपोज टिश्यू, फोर्थ है हमारा मसल्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ब्रेन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में ब्रेन बॉडी का सबसे ज्यादा ग्लूकोज यूज करता है। ब्रेन की सेल्स कंटिन्यूसली एक्टिव रहते हैं और एनर्जी के लिए मेनली वो ग्लूकोज पर डिपेंड रहते हैं। ब्रेन फैटी एसिड को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाता, इसलिए नॉर्मल कंडीशन में उसको प्राइमरी फ्यूल ग्लूकोज ही होता है। तो एक एडल्ट में ब्रेन का बॉडी वेट लगभग 2% होता है, लेकिन रेस्टिंग स्टेट में टोटल ग्लूकोज कंजप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूम होता है। मसल्स भी ग्लूकोज यूज करता है, लेकिन रेस्टिंग कंडीशन में उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली लो होती है और फैटी एसिड को भी यूज कर सकता है। तो इस अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रखना कि रेस्टिंग स्टेट में मेजरली हमारा ब्रेन ग्लूकोज कंज्यूम करता है और फास्टिंग स्टेट में जो ब्रेन है वो कीटो बॉडी यूज करता है। फास्टिंग अगला क्वेश्चन है, अ रेगुलेटर ऑफ एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेसिस इज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है पायरोवेट, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका जीटीपी। तो आपका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ग्लूकोसिंथेसिस एक एंजाइम है जो ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे को कंट्रोल करता है। इस एंजाइम का इंपॉर्टेंट एलोस्टोरिक एक्टिवेटर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। जब सेल्स में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है और ये सिग्नल देता है कि जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर किया जाए एज अ ग्लाइकोजन। तो फॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस को एक्टिवेट करके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसको सेल्स में स्टोर करता है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ऑप्शन सी। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक इनहिबिटर फॉर सुसिनेट डिहाइड्रोजनेज इज। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है आर्सेनेट, दूसरा ऑप्शन है मेलुनेट, तीसरा ऑप्शन है सिट्रेट एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है मेलुनेट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सुसिनेट डिहाइड्रोजन क्रैब साइकिल का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो सुसिनेट को फ्यूमिनेट में कन्वर्ट करता है। मेलोनेट स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सुसिनेट के और इसलिए उस एसडीएच के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, लेकिन रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं करवाता। इस टाइप की इनिबिशन को हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं, जहाँ इनिबिटर सबस्ट्रेट को कॉम्पिटिट करके उसको ब्लॉक कर देता है। मेलोनेट सुसिनेट डिहाइड्रोजन का स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। अगला क्वेश्चन है, immobilized enzyme in a continuous plug flow reactor shows effectiveness factor greater than 1 due to फर्स्ट ऑप्शन है आपका substrate inhibition, सेकंड ऑप्शन है external film diffusion, थर्ड है sigmoid kinetics, डी ऑप्शन है enzyme instability। तो आपका करेक्ट आंसर है sigmoid kinetics। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉर्मली इमोबिलाइज्ड एंजाइम में डिफ्यूजन लिमिटेशन की वजह से इफेक्टिवनेस फैक्टर है वो 1 से कम होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है नॉर्मली तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि नॉर्मली इमोबिलाइज्ड एंजाइम में डिफ्यूजन लिमिटेशन की वजह से इफेक्टिवनेस फैक्टर 1 से कम होता है। इफेक्टिवनेस फैक्टर एक्चुअली रिएक्शन रेट और आइडियल रिएक्शन रेट का रेशियो होता है, लेकिन कुछ एंजाइम पॉजिटिव कोऑपरेटिव शो करते हैं जिससे हम सिग्मोइडल काइनेटिक्स कहते हैं। ऐसे एंजाइम में पार्टिकल्स के अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होने पर एंजाइम की एक्टिविटी एक्सपेक्टेड से ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। इस वजह से ऑब्जर्व रिएक्शन रेट आइडियल रेट से ज्यादा भी हो सकता है। तो इस स्पेशल केस में इफेक्टिवनेस फैक्टर 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर सिग्मोइडल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द डिग्री ऑफ इनहिबिशन इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो आपको ऑप्शन है, फर्स्ट है इंक्रीज विद इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बी है रीचेज अ मैक्सिमम विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड देन डिक्रीज, सी है इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड फोर्थ है डिक्रीज विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर एंजाइम के इलेक्ट्रोलिक साइट पर बाइंड करता है, यानी सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट अलग जगह पर होती है। इसलिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से इनहिबिटर कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक साथ एंजाइम पर बाइंड कर सकते हैं। इस इनहिबिशन पैटर्न के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर इनहिबिशन पहले इंक्रीज होती है और मैक्सिमम तक पहुंचती है। इसके बाद फर्दर सबस्ट्रेट इंक्रीज करने पर डिग्री ऑफ इनहिबिशन डिक्रीज होने लगती है। यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, रीचेज अ मैक्सिमम विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन and then decreases. Enzyme papain is successfully used to, तो फर्स्ट ऑप्शन है increase meat production, सेकंड है हमारा levain bread, थर्ड है ripen papaya fruit, फोर्थ है tenderize meat। तो इसका करेक्ट आंसर है tenderize meat। तो पेपेन एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो पपाया फ्रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को ब्रेक करना, यानी प्रोटीन हाइड्रोलिसिस। पेपेन मीट पर अप्लाई करा जाता है तो मसल्स फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं और इस प्रोसेस से मीट का टेक्सचर और सॉफ्ट हो जाता है और च्यूई हो जाता है। इसलिए पेपेन का यूज कमर्शियली फूड इंडस्ट्री में
मीट टेंडराइजेशन के रूप में किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर टेंडराइज मीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन यूज फॉर रिसाइकलिंग एंजाइम्स इन बायो प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइसोमराइजेशन, सेकंड ऑप्शन है इमोबिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है फॉस्फोराइलेशन, डी ऑप्शन है पॉलीमराइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है इमोबिलाइजेशन। तो एंजाइम काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर एंजाइम रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में फ्रीली एंजाइम प्रेजेंट हो तो उसको रिकवर करना डिफिकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमोबिलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। इसमें एंजाइम को किसी सॉलिड सपोर्ट या मैट्रिक्स पर अटैच किया जाता है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम सपोर्ट के साथ इजी सेपरेट हो जाता है और उसको दोबारा भी यूज किया जा सकता है। इससे एंजाइम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्योरिफिकेशन इजी होता है और प्रोसेस का कॉस्ट भी कम हो जाता है। तो इसलिए एंजाइम रिसाइकलिंग और रिपीटेड रीयूज के लिए इमोबिलाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है विच टेक्निक इज नॉट आइडियल फॉर इमोबिलाइज सेल फ्री एंजाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिजिकल एंट्रैपमेंट बाय एनकैप्सुलेशन, बी है कोवलेंट सरफेस बॉन्डिंग, सी है फिजिकल बॉन्डिंग बाय फ्लोक्यूलेशन, डी है कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। आंसर फिजिकल बॉन्डिंग बाय फ्लोक्यूलेशन। सेल फ्री एंजाइम के लिए हमें इसी टेक्निक चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इमोबिलाइज सेल फ्री एंजाइम के लिए हमें ऐसी टेक्निक चाहिए जो एंजाइम को सपोर्ट पर स्टेबल तरीके से होल्ड कर सके और रिएक्शन के दौरान एंजाइम लॉस ना हो। तो फर्स्ट एनकैप्सुलेशन में एंजाइम को मेम्ब्रेन या जेल के अंदर ट्रैप करते हैं, इसलिए ये सूटेबल मेथड है। सेकंड हमारा कोवलेंट सरफेस बॉन्डिंग, जिसमें एंजाइम सपोर्ट के साथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जो स्टेबल होते हैं। सेकंड है कोवलेंट क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें एंजाइम इमोबिलाइजेशन का एक इफेक्टिव और वाइडली यूज मेथड है। फ्लोकुलेशन में एंजाइम वीक फिजिकल इंटरैक्शन के थ्रू एग्रीगेट फॉर्म करता है और ये इंटरैक्शन इजीली ब्रेक हो सकता है, जिससे एंजाइम रिएक्शन मिक्सचर में लीक हो सकता है। इसलिए फ्लोकुलेशन स्टेबिलिटी और रियूजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, जो इमोबिलाइज प्योरिफाइड एंजाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी है फिजिकल बॉन्डिंग बाय फ्लोकुलेशन। तो आपको दूसरा क्वेश्चन है एंजाइम वेयर कैटालिसिस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट है आइसोमरेज, दूसरा है ट्रांसफरेज, तीसरा है ऑक्सोरिडक्टेज और चौथा है लाइसिस। ये है कि एंजाइम को उनके रिएक्शन टाइप के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सीडो रिडक्सेज वो एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है और जब दूसरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन होती है। एग्जाम्पल है डिहाइड्रोजनेस, ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेज रिस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन की बात हो रही होती है। तो आंसर हमेशा ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा। तो सिंपल ट्रिक याद रखना, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल्स टू ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है, तो लीवर बुरॉक प्लॉट क्वेश्चन है। तो इसमें प्लॉट ही प्लॉट है, ग्राफ है। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है आपका Vmax इज 5 मिलीमोल पर मिनट एंड विद कॉम्पिटिटिव इनिबिशन Vmax रिमेन्स अनचेंज। सेकंड ऑप्शन है Kmax इज 2 मिलीमोलर पर मिनट एंड with competitive inhibition both Km and Vmax increases but Km remains. Third option है Km is 0.5 millimolar and with competitive inhibition Vmax increases but Km remains. D option है Km is 2.0 millimolar and with competitive inhibition Km increases but Vmax remains same. आंसर रिवील करने से पहले अपना ये इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। D, Km equals to 2 millimolar and with competitive inhibition Km increases but Vmax remains unchanged. सबसे पहले याद रखिए y इंटरसेप्ट शो कर रहा है 1 बाय के मैक्स, x इंटरसेप्ट शो कर रहा है -1 बाय के मैक्स और स्लोप शो कर रहा है के एम अपॉन में वी मैक्स। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन करता है, इसलिए एंजाइम को हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी अचीव करने के लिए ज्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि अपेरेंट के एम वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी जाए तो सबस्ट्रेट इनिबिटर को आउट कॉम्पिटिट कर देता है और एंजाइम फिर भी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर लेता है। तो इसलिए वी मैक्स चेंज नहीं होता है। मैक्स अनचेंज हो गया है तो वाई इंटरसेप्ट सेम रहेगा, लेकिन के एम इंक्रीज हो जाएगा, तब ओरिजिनल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और स्लोप इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए लाइन ज्यादा स्टीप हो जाएगी। फाइनल कंसेप्ट है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में के एम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वी मैक्स अनचेंज हो जाएगी। तो अगर इसको ओवरऑल याद रखना है तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में एक्टिव साइट पर कॉम्पिटिट करता है, एफिनिटी कम हो जाएगी, के एम बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्पीड सेम रहेगी, यानी वी मैक्स अनचेंज रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस बिकॉज दे फर्स्ट ऑप्शन है हैव हाई नंबर ऑफ टर्नओवर नंबर, सेकंड रिमेन्स अनयूज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड रीयूज्ड, सी शो कैस्केड इफेक्ट, फोर्थ ऑल आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑल आर करेक्ट ऑप्शन डी। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंजाइम्स बहुत छोटी क्वांटिटी में बहुत इफेक्टिव क्यों होते हैं। तो पहला रीजन है हाई टर्नओवर। एक एंजाइम मॉलिक्यूल एक सेकंड में अपने लाइफ टाइम में हजारों से लेकर लाखों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, कंज्यूम नहीं होते हैं। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, रिएक्शन के दौरान ये परमानेंटली यूज अप नहीं होते। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम फिर से नए सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है शो कैस्केड इफेक्ट। इसमें इसका मतलब है बायोलॉजिकल सिस्टम में एक एंजाइम की एक्टिविटी और रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है। इस एम्पलीफिकेशन को कैस्केड इफेक्ट बोलते हैं। तो इसलिए बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट एंजाइम भी बहुत बड़ा बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एन एंजाइम एंड एसेंशियल फॉर एक्टिविटी इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है होलो एंजाइम, सेकंड ऑप्शन है एपो एंजाइम, थर्ड ऑप्शन है कोएंजाइम, फोर्थ ऑप्शन है आइसो एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर कोएंजाइम। क्यों? क्योंकि कई एंजाइम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड करके रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अक्सर कोएंजाइम विटामिन से डिराइव्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन आइटम या नॉन फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कोएंजाइम होगा, ऑप्शन सी। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन अकर्स इन पिकोसेकंड्स, सेकंड है माइक्रोसेकंड, थर्ड है मिलीसेकंड, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है मिलीसेकंड्स। इसका रीजन है एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन रेट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। विदाउट एंजाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो एंजाइम की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर बाइंड करता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और प्रोडक्ट रैपिडली जनरेट होता है। तो मोस्ट एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन मिली सेकंड यानी सेकंड के 1000 पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए एंजाइम हाईली एफिशिएंट कैटलिस्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट्स एंजाइम्स अकर इन फ्लावर्स ओनली, लीव्स ओनली, और लिविंग सेल्स और डी स्टोरेज ऑर्गन्स। तो आंसर ऑल लिविंग सेल्स। क्वेश्चन पूछा गया कि प्लांट्स में एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं। कि हर लिविंग सेल्स में मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूसली चलता रहता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट और ग्रोथ। ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम्स की हेल्प से ही होते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएंगे और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके हर लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी होगा ऑल लिविंग सेल्स। क्वेश्चन देखते हैं zymosin निशा। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड ऑप्शन है एंजाइम प्रिकर्सर, थर्ड ऑप्शन है मॉड्यूलेटर, फोर्थ ऑप्शन है हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन है एंजाइम प्रिकर्सर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि zymogen को प्रोएंजाइम भी कहा जाता है। ये एंजाइम का इनएक्टिव प्रिकर्सर होता है। बॉडी एंजाइम को पहले इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है और जरूरत पड़ने पर एक्टिव कर देती है। इसलिए बॉडी उन्हें पहले इनएक्टिव zymogen फॉर्म में बनाती है, बाद में स्पेसिफिक कंडीशन या एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट किया जाता है। तो विटामिन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, एंजाइम प्रिकर्सर नहीं। मॉड्यूलेटर एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट करता है। हार्मोन केमिकल मैसेंजर होता है। सो जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंजाइम प्रिकर्सर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम एफएमएन एंड एफएडी आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटीन। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन सी, सेकंड ऑप्शन विटामिन बी6, थर्ड ऑप्शन है विटामिन बी1 एंड फोर्थ ऑप्शन है विटामिन बी2। सो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन डी बी2, ऑप्शन डी। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एफएमएन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड एफएडी फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दोनों इंपॉर्टेंट कोएंजाइम होते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन और रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विटामिन बी2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम प्रोड्यूसेस फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड होलो एंजाइम, थर्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं होलो एंजाइम, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एपो एंजाइम और कोएंजाइम मिलाकर क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले टर्म समझते हैं। एपो एंजाइम एंजाइम का प्रोटीन पार्ट होता है इनएक्टिव फॉर्म, और कोएंजाइम नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। जो एपो एंजाइम एंड कोएंजाइम के साथ कंबाइन करते हैं तो कंप्लीट एक्टिव एंजाइम बनता है जिसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है होलो एंजाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम इनिबिशन कॉज्ड बाय अ सब्सटेंस रिजेंबलिंग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, बी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, सी है फीडबैक इनिबिशन और डी है एलोस्टोरिक इनिबिशन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि एंजाइम का एक्टिव फॉर्म नॉर्मली सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है। कभी-कभी कोई दूसरा मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट से मिला-जुला स्ट्रक्चर रहता है जिसे सबस्ट्रेट एनालॉग कहते हैं। ये सबस्ट्रेट एनालॉग एंजाइम का एक एक्टिव साइट पर बाइंड करता है। ये सबस्ट्रेट एनालॉग एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिट करता है। जो
जब इनहिबिटर एक्टिव साइट ऑक्यूपाई कर लेता है तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाता और रिएक्शन स्लो हो जाता है। एग्जांपल है मैलेंट सबस्ट्रेट सुसनेट जैसा दिखता है और एंजाइम सुसनेट डिहाइड्रेट के एक्टिव साइट के लिए सुसनेट से कॉम्पिट करता है।